बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो बच्चे आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने क्या किया? गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सिलेबस के मुतालिक पढ़ा और फहरिस्त के साथ सिलेबस को समझा और इम्तिहानी बोर्ड का पेपर जो है उसको समझा कि उसको किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने समझी। इसमें कोई मैंने आपको होम असाइनमेंट नहीं दिया क्योंकि मैंने चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने कोई होम असाइनमेंट आपको नहीं दिया। ठीक है, आज हमारा जो है मौजू आज बताया था मैंने आपको कि आज हिस्सा नसर में से हमने क्या पढ़ना है। हिस्सा नसर में आज हमारे पास टॉपिक क्या है? मजमून है रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसान। ठीक है, सबक का नाम है, मुसन्निफ का नाम है सर सैयद अहमद खान। ठीक, तो बेटा आज सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से कबल पहले हम उसके मुसन्निफ के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। जैसे कि हम जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। ठीक है, और आज हम उसे तफसील से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्सा जीम में जो क्वेश्चन आता है, हिस्सा जीम में सवाल नंबर 9 जो आता है 12 से 15 हेडिंग का, आज हम उसके मुतालिक भी साथ साथ जो है सर सैयद अहमद खान को इस तरह पढ़ेंगे कि वो 11 हेडिंग जो हैं हम आज समझ लें। ठीक है, वो 11 हेडिंग्स भी मैंने आपकी यहाँ पर उतार दी हैं। ठीक है, ये देखिए सही है, नज़र आ रही होंगी आपको। और इस 11 की 11 हेडिंग को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो फिर आपको हम हिस्सा जीम वाला क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ में भी आ जाएगा और सर सैयद अहमद खान का तारुफ भी हो जाएगा और सर सैयद अहमद खान के बारे में आप तफसील से समझ भी सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसान, उसके मुसन्निफ का नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इनको पढ़ना और समझना इंतहाई ज़रूरी है कि जब तक हम मुसन्निफ का तारुफ और मुसन्निफ के बारे में तफसील से नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे, तब तक हम चैप्टर को समझ नहीं सकेंगे, मज़मून को समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में कौन नहीं जानता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नसर निगारी के मोड़ से आला उन्हें कहा जाता है। ठीक है, उनका तारुफ बच्चों, जब भी हम किसी का तारुफ पेश करते हैं, वो कहाँ से पढ़े, वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या उन्होंने किया, उनका तमाम जो ज़िंदगी के मामूलात थे उसके बारे में जब जो है हमें जितनी इंफॉर्मेशन हो वो हम तारुफ वाली हेडिंग में डालते हैं, जिसे हम इब्तिदाई ज़िंदगी की हेडिंग भी कहते हैं। ये देखिए, ये है तारुफ की हेडिंग। ठीक है, तारुफ की हेडिंग में हमने तारुफ की हेडिंग डाल दें या इब्तिदाई ज़िंदगी। जब भी हम ये क्वेश्चन हल करने बैठेंगे सर सैयद अहमद खान की नसर निगारी पर तबसरा, तो सबसे पहले हम ये वाली हेडिंग डालेंगे, यानी कि तारुफ, कि सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, कहाँ से पढ़ा, क्या क्या किया, वो उनके कारनामे वगैरह सब जो है इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और हेडिंग में ज़रूरी नहीं कि हम तारुफ लिखें, हम इब्तिदाई ज़िंदगी भी लिख सकते हैं, हालात ज़िंदगी भी लिख सकते हैं, कुछ भी करके हम हेडिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन पहली हेडिंग यही होगी, जब तक हम ये वाली हेडिंग नहीं लिखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा सा मुख्तसरन जो है तारुफ पहले उनका बता दूँ, फिर बाकी की सारी हेडिंग बताती जाऊँगी, तो एक तफसीली क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, 1817 में पैदा हुए, तो वालिद का नाम सैयद मुत्तकी था। ठीक है, इब्तिदाई तालीम जो है इन्होंने घर पे हासिल की क्योंकि वालिद जो है थे उन्होंने उनके जो है इब्तिदाई तालीम पर बड़ी तवज्जो दी। नामवर असातिज़ा से उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और इन सब चीज़ों की जो है तालीम हासिल की। फ़लसफ़ा, मंतक़, तसव्वुफ़ का इल्म इन्होंने हासिल किया। ठीक है, और नामवर असातिज़ा में उनका शुमार होता था। ठीक है, जज के ओहदे पर भी रहे और एक साफ़ी, मुफस्सिर कुरान, उस्ताद, मुसल्ला, मुदब्बिर जो है सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है। मुर्शद आला उनको क्यों कहा जाता है? मुर्शद आला ने इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने उर्दू नसर को आसान बनाया। उर्दू नसर की इब्तिदा तो गालिब ने डाल दी थी खतूत से, ठीक है, लेकिन उस नसर को नहायत आसान और सलीस सर सैयद अहमद खान ने बनाया, क्योंकि जिस तरीक़े की नसर गालिब ने लिखी थी और जिस तरह की नसर सर सैयद अहमद खान लिखते थे उसमें बहुत फ़र्क था। सर सैयद की नसर बहुत आसान और सहल होती थी, जिसमें जाबजा अंग्रेज़ी के अल्फाज भी शामिल होते थे। और सर सैयद अहमद खान का ये बहुत अजीम कारनामा है कि उन्होंने उर्दू नसर को आसान किया और इसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज शामिल करके मुसलमानों को अंग्रेज़ी से भी हम आहंग किया। दूसरी बात,
وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ انگریزی یعنی کہ جدید تعلیم حاصل کریں تاکہ زمانے کے تقاضوں پر پورا اترے، ٹھیک ہے۔ وہ اس مقصد کے تحت انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی اور جو ہے اسکول قائم کیا اور بہت سارے اس نوعیت کے کام کیے۔ سر سید کی نثر سے اردو اسلوب نثر کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ حال ہی نے ان کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا دور کہلاتا ہے 1840 سے 1857 تک کا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ تقلیدی دور ہوتا ہے جب جو ہے کتابوں کے تراجم کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس کام میں شامل کیا اور لوگوں سے جو ہے کتابوں کے تراجم کروائے، اور اس دور کی تصنیفات میں اثار الصنادید، کیمیائے سعادت، تحفہ اسود وغیرہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دور کہلاتا ہے 1859 سے 1869 تک، ٹھیک ہے۔ یہ اس دور میں وہ انگلینڈ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ انگلینڈ چلے گئے، انگریزوں کی طرز تعلیم سے بہت متاثر تھے۔ اس دور کی تصانیف میں لائل محمڈن آف انڈیا، تبین کلام وغیرہ جو ہے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انگریزوں سے بہت متاثر تھے اور اسی طرز پہ انہوں نے اپنی کتابوں کو لکھا۔ تیسرا دور جو ہے اس کی ابتدا 1870 سے ہوتی ہے اور ان کی وفات تک، ٹھیک ہے۔ تیسرا دور ان کی وفات تک کا، جب وہ وہاں سے انگلینڈ سے واپس آئے تو وہ انگریزی کتابوں کو جہاں انہوں نے پڑھا اور ان کی معاشرتی زندگی کا مشاہدہ کیا تو ان کے خیالات میں انقلاب برپا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان کے خیالات میں انقلاب برپا ہو گیا اور انہوں نے اس دور کے حساب سے جو کیا کہتے ہیں کتابیں لکھیں، اس میں انہوں نے معاشرتی زندگی کا انہوں نے بغور مشاہدہ کیا، اور ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کے طرز پر انہوں نے اپنے کتاب جاری کی جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، ایک رسالہ جاری کیا، اور اس دور کی کتابوں میں اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی خنور وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا مختصراً تعارف جو سر سید احمد خان کا۔ اتنا تعارف بھی اگر آپ لکھ لیتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں جو تبصرہ آتا ہے تو یہ بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری ہیڈنگ کی طرف، طرز تحریر۔ سر سید احمد خان کا طرز تحریر کیسا تھا، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کا طرز تحریر بہت سادہ تھا، بہت سہل تھا، بہت آسان لفظوں میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ انگریزی کے الفاظ ان کی تحریروں میں زیادہ شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو قاری پڑھنے والا جو ہے وہ ان کی تحریر کو سمجھ سکے بجائے اس کے کہ وہ اکتا جائے، ٹھیک ہے۔ ان کی تحریر کبھی مقصد کے بغیر نہیں ہوتی تھی، وہ اس میں مقصد کے بغیر نہیں لکھا کرتے تھے۔ طرز تحریر میں کا انداز بہت سادہ تھا، کبھی کبھی ہوتا تھا کہ وہ مقصد کے تحت جو ہے بات کو آگے بڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کبھی تحریر کے جو جملہ لوازمات ہیں اس کو بھول جایا کرتے تھے، لیکن ان کی تحریر کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ مقصدیت، سیکنڈ ہیڈنگ مقصدیت، اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے جو کچھ بھی لکھا بنا مقصد کے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میری قوم کی اصلاح ہو سکے، میری قوم جو ہے باقی زمانے کی جو مہذب قوم ہے ان میں شامل ہو اور وہ کسی سے پیچھے کسی معاملے میں نہ رہے، تو اس لیے وہ مقصد کے تحت لکھتے تھے، اور مقصد کے تحت لکھنے میں وہ اتنے زیادہ جو ہے جذباتی ہو جاتے تھے کہ وہ جو چاہتے تھے کہ جو لکھوں وہ میری قوم کو، میری عوام کے سمجھ آ جائے، اور مقصد کے بغیر جو ہے کوئی بات نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ استدلال، اب دوسری ہیڈنگ آتی ہے استدلال۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلائل دینا، دلائل سے جو بات سمجھائی جائے۔ وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ ریلائبل ہوتا تھا، اس کا مقصد ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بلا وجہ انہوں نے لکھ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ جو بھی لکھتے ایسا لکھتے تھے کہ جس کے بارے میں دلائل دے کر وہ اپنے قاری کو قائل کر سکے، قائل کیے بنا وہ جو ہے اپنے قاری کو ایسا کوئی مواد نہیں دیتے تھے، ایسا کوئی تحریر نہیں لکھتے تھے جس سے وہ اپنے قاری کو قائل نہ کر سکیں۔ ان کی ہر بات میں دلیل ہوتی تھی، ان کی دلیلیں بہترین ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ استدلال میں آپ یہ لکھیں گے، تھوڑا تھوڑا میں مختصراً سمجھا رہی بچوں، ویسے نوٹس میں یہ پورا ہیڈنگ کے ساتھ کوشچنس بنا ہوا ملتا ہے، میں بھی آپ کو دے دوں گی، تو یہ لانگ ہے، لیکن آپ کو پتہ تو ہو کس ہیڈنگ میں کیا لکھنا ہے تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے، اس لیے میں سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔
अच्छा, तमसील निगारी कहते हैं ख़याली जो पैकर होता है उसको हम अल्फाजों के सांचे में ढालकर उसको ज़िंदा और जावेद कर दें, वो तमसील है। तो तमसील ख़याली पैकर जैसे सर सैयद अहमद ख़ान का आप लोगों ने सबक 9th मैट्रिक में है, किसी में है, पढ़ा होगा, गुजरा हुआ ज़माना और उम्मीद की खुशी, जिसमें उन्होंने ख़याली तसव्वुर में बैठकर ज़माने को याद किया कि अगर ऐसा होता तो मैं उस दौर में होता तो क्या होता। तो ख़याली पैकर को अगर अल्फाजों के सांचे में ढाल कर उसको ज़िंदा जावेद किया जाए तो वो तमसील निगारी कहलाई जाती है। और तमसील निगारी भी सर सैयद की तहरीर का खासा हिस्सा थी और उसमें उन्होंने खासा लिखा है और अच्छा लिखा है। ठीक है, अब आती है हमारे पास तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल। ठीक है, तशबीहात इस्तिआरात बहुत अच्छे उम्दा हुआ करते थे, वो मिसालें दिया। तशबीहात का मतलब होता है मिसालें देना। जब भी वो कोई बात ऐसी करते थे जिसमें मिसाल देना पड़ जाए तो बड़ी उम्दा ढूंढ के मिसालें लाया करते थे और वो मिसालें देकर अपने कारी को मुतमईन किया करते थे। उनकी तशबीहात और इस्तिआरात कमाल की होती थी। ठीक है, अच्छा, तहरीरी नक़ाइस क्या था? सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीरी नक़ाइस में हम ये कह सकते हैं कि जब भी सर सैयद अहमद ख़ान अपनी तहरीर लिखा करते थे, मतलब जो भी कुछ लिखा करते थे, तो उसमें वो इतने जज्बाती हो जाते थे कि वो ये सोचते कि कहाँ से कवायद और ज़वाबित और ग्रामर की उन सब चीज़ों को भूल जाया करते थे। वो बस चाहते थे कि कभी कभी उनके जुमले इतने तवील हुआ करते थे कि पढ़ने से एकदम बोरियत का एहसास होने लगे, लेकिन उन जुमलों में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई पैगाम होता था जिसको पढ़कर कारी जो है फिर मुतमईन हो जाता था। इसलिए कभी कभी उनकी जो तहरीरों में कहीं ना कहीं वो भटकते हुए नज़र आते थे। तो ये इनकी तहरीरी नक़ाइस है, लेकिन वो सब पर गालिब आ जाते थे जब उनका मकसद जो है आवाम समझ सकती थी और आवाम की इस्लाह हो जाती तो उनका मकसद पूरा हो जाता। ठीक है, अब जो है तसनीफ़ात, उनकी तसनीफ़ात जो है बहुत सारी किताबें उनकी, जिसमें उनमें जामे जम, कीमियाए सादत, तहज़ीबुल इख़लाक़, सरकशी ख़नवर और तहज़ीबुल इख़लाक़, तबय्युन कलाम, असबाब बग़ावत, ये इनकी किताबों के नाम हैं। जब हम तसनीफ़ात की बात करते हैं तो हम उनकी किताबों के नाम लिखते हैं। नाक़दीन क्या है बेटा, ये क्या हेडिंग होती है? नाक़दीन क्या है, क्या मतलब होता है? सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में तनक़ीद निगारों ने क्या कहा है, उनके बारे में वो क्या कहते हैं और उन्होंने क्या राय दी है। हमें 1 से 2 से 3 लोगों की राय जो है उसमें लिखना पड़ती है, तब जाके ये सवाल कंप्लीट होता है। जैसे हाल ही कहते हैं उनका कलम जो है बेलगाम घोड़े की तरह भागता है, कौम तक पहुँचाने के लिए जो भी लिखा बेहतरीन लिखते हैं। ये कहानी की उनके बारे में राय है। इसी तरह हम बहुत सारे हमारे नाक़दीन हैं, तनक़ीद निगार हैं जिन्होंने इनके बारे में राय दिए, तो वो हम उसमें 1 से ज़्यादा 3 कम अज़ कम लिख दें तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैंने आपको तफसीलन बता दिया बच्चों। सर सैयद अहमद ख़ान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हेडिंग वाइज मैंने बता दिया, तारुफ आपको बता दिया, समझा दिया। ठीक है, और उनका ये रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात हमारा चैप्टर मक़ालात सर सैयद से लिया गया है, ये इनकी किताब का नाम है। जब भी हम कोई मजमून पढ़ेंगे तो उसके आखिर में देखिएगा, किताब के आखिर में सवाल जो है चैप्टर के आखिर में नीचे लिखा होगा किताब का नाम कि हमारी किताब में ये चैप्टर या ये मजमून कहाँ से लिया गया है। तो ये मक़ालात सर सैयद से लिया गया है और रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात इसका नाम है। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ा उन्होंने, रस्म व रिवाज की पाबंदी के बारे में, जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात। ठीक है, तो ये जो उन्वान है उन्होंने इसमें रस्म व रिवाज की पाबंदी के बारे में बताया कि बाइजाद के ज़माने से जो रस्मात चली आ रही हैं और हम ज़ोर व शोर से उसकी पाबंदी करे चले जा रहे हैं, इस पर गौर नहीं कर रहे, उस पर जो है थोड़ा सा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस दौर में वो रस्में ईजाद हुई थी वो उस दौर की ज़रूरत थी, उस वक्त का तकाजा था। लेकिन आज के दौर में अगर हम रस्मात को जारी रख रहे हैं या कर रहे हैं तो पहले हमें देखना चाहिए कि कहीं इससे हमारे वक्त का ज़िया या पैसे का ज़िया या हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो सबसे पहले हमें उस पर गौर करना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि कुछ रस्में ऐसी हैं कि जिनमें हम तरमीम करके उनको जारी और सारी रखते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो हम उसे जारी और सारी रख सकते हैं। लेकिन जो है एक तरह से ढोल पीटने वाला जो मुहावरा है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़ी लिखी कौम है, हमें शऊर है कि हमको क्या जारी रखना चाहिए और क्या नहीं। तो उन्होंने इस सबक में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सबक और इक़्तिबास की तशरीह पढ़ेंगे। तो बच्चों आप
से गुजारिश है कि जो कुछ आपको समझ में आया है, 11 हेडिंग्स मैंने करवा दी, वैसे 15 हेडिंग्स होती है, लेकिन अगर आपने 11 हेडिंग भी भरपूर कर ली तो ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 9 हेडिंग्स मैंने बताई है, ठीक है। तो आपने अगर 11 हेडिंग्स भी कर ली तो ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि सर सैयद अहमद खान की तारुफ की हेडिंग, तहरीर की हेडिंग और मकसदियत, ये 3 हेडिंग के बाद 3 हेडिंग्स को अपने अल्फाजों में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख कर होम असाइनमेंट में काम करना है, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात सबक पढ़ेंगे और उसके असबाब की तशरीह करेंगे। लिहाजा किताब बच्चों ज़रूर लाइएगा और एक रजिस्टर भी रखिएगा ताकि हम साथ साथ अपना काम भी जारी रखें। अब यहाँ तक रखते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।